और दोस्तों, मैं आज आपका जो सामान्य अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। दोस्तों, मैं आपको आज ये प्रारंभ कराने जा रहा हूँ। तो मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा इससे स्टार्ट करने से पहले कि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था की पुस्तक आपको इस आधार पर कभी नहीं मिलती। कोई बुक होगी तो उसमें तथ्य होंगे, अर्थात वो समझने योग्य नहीं होगी, और कोई बुक होगी वो समझने योग्य होती है परंतु उसमें पर्याप्त तथ्य नहीं होते। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ाऊँगा वो तथ्य भी रखूँगा इसमें और समझाऊँगा भी सही माध्यम से जो आपके समझ में आए। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था को हम शुरू करने से पहले अगर हम बुक से पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम प्रारंभ कहाँ से करें। बुक में, अर्थव्यवस्था में, बुक में किसी भी चैप्टर में एंट्री कहाँ से लें। तो दोस्तों, मेरा सुझाव आप सभी को यही होगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो उस विषय का, उस सब्जेक्ट का आपका जो हिस्ट्री का टॉपिक होता है, यानी कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी किसी भी सब्जेक्ट का ऐतिहासिक चैम्बर होता है, वो अगर आप वहाँ से प्रारंभ करते हैं तो आपको रुचिकर होता है और आपको आसानी से वो समझ में आने लगता है। तो दोस्तों, अधिक समय न लेते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ कि अर्थव्यवस्था जो पढ़ेंगे हम दोस्तों, ये पढ़ेंगे हम आज़ादी के बाद की और आज़ादी से पहले की। तो हम प्रारंभ करते हैं आज़ादी से पहले की। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात आज़ादी से पूर्व की अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स डाले हैं, इनके आधार पे मैं बताऊंगा। और जैसा मैं बोलूँ ऐसा आप लिख सकते हो, अगर आपके समझ में आता है किसी भी तरीके से, उस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। तो दोस्तों, जो आज़ादी से पूर्व ब्रिटिश काल था, उस समय जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों ने, ब्रिटेन ने भारत के ऊपर जबरन औपनिवेशिकता थोप रखी थी। यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी से पूर्व, वो औपनिवेशिकता वाली अर्थव्यवस्था थी। यानी कि भारत एक औपनिवेशिक देश था जो किसका था? ब्रिटेन का था। तो दोस्तों, ब्रिटेन क्या करता था? ब्रिटेन करता था कि भारत से अधिक धन कैसे इंग्लैंड लेके जाया जाए और कैसे अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। तो दोस्तों, इसमें क्या होता था? इसमें ऐसा होता था कि इंग्लैंड जो था, अंग्रेज लोग जो थे, भारत से कच्चा माल लेके जाते थे और उस कच्चे माल से अपने यहाँ उद्योगों में विनिर्मित माल तैयार करते थे। उससे मतलब नया प्रोडक्ट, वस्तुएं बनाते थे और उसका दोबारा से बाजार जो होता था, मतलब उसका जो बेचने योग्य जो वस्तु होती थी, वो दोबारा से भारत में लाके बेची जाती थी। अर्थात मेरा कहने का मतलब यही है कि भारत से ही कच्चा माल लेते थे और भारत में ही उस वस्तु से माल विनिर्मित करने के बाद भारत के अंदर ही वापस लाकर बेचते थे। अब अगर भारत के अंदर उद्योग, उस समय भारतीय उद्योग जो कुछ कम स्तर पर थे, उनका अगर इंक्रीज होते वो उद्योग, तो भारत से कच्चा माल अंग्रेजों को कम प्राप्त होता, और कच्चा माल कम प्राप्त होता तो अंग्रेजों का जो विनिर्मित माल था, जिसका जिसकी बिक्री वो अन्य देशों में करते थे, वो कम हो जाती। अगर वो कम होती तो अंग्रेजों को लाभ कम होता और वो इस तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते। तो उन्होंने क्या सोचा? अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के अंदर अगर हम कच्चे माल को पर्याप्त स्तर पर कच्चे माल का उत्पादन करें और अपने यहाँ हम उसका मशीनों में, उद्योग के माध्यम से उसका थ्रू हम उत्पादन करें, उसका विनिर्मित वस्तुओं के रूप में, कपड़े के, रंग के, अफीम के, और मतलब उसका जो बिक्री के लिए उसको विनिर्मित माल को भारत में बेचेंगे, तो एक तो कच्चे माल को प्राप्त करने में भारत से जो हमने कच्चा माल प्राप्त किया है उसमें कम मूल्य देना पड़ेगा, पहला फायदा।
उसके बाद जब हम उसको अपने यहाँ पर ले जाकर उसका सही मतलब उसको एक वस्तु के रूप में निर्मित करेंगे, एक उपयोगी वस्तु के रूप में निर्मित करेंगे, तो हमारे यहाँ जो उनके यहाँ तकनीकी है, उस समय भी तकनीकी थी और मशीनें थी बड़ी बड़ी और बढ़िया सुविधाजनक मशीनें थी, जिससे कम समय में अधिक वस्तुओं का निर्माण होता था और उन वस्तुओं को भारत में लाकर, उस विनिर्मित माल को भारत में लाकर अधिक मूल्य पर बेचा जाता था। क्योंकि भारत के अंदर उद्योगों को एक तरीके से प्रतिबंधित कर देने का कार्य ही ब्रिटेन सरकार ने किया था। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो शायद आज भारत की स्थिति कुछ और होती। तो चलो हम अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि हमने चलो इतिहास की एक कहानी तो सुन ली हमने कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी कहानी पे है। तो हम प्रारंभ करते हैं, आप लिखना शुरू कर दीजिए। भारत एक ब्रिटेन का उपनिवेश था, उपनिवेश देश था। अब दोस्तों एक ये शब्द है औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो एक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है। देखो मैं आपको बता देता हूं कि सपोज कीजिए कि यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे यहाँ उत्तराखंड की जो जनता है उन पर शासन करने लगे। उत्तराखंड के बहुमूल्य उद्योगों, बहुमूल्य प्राकृतिक जितनी भी वस्तु है उन पे एकाधिकार जताने लगे और यहाँ से कच्चा माल ले जाकर अपने यहाँ तैयार करे और फिर यहीं के लोगों को बेचे। अर्थात उत्तराखंड के जो भी सरकार है या मतलब जो भी लोग हैं उनका किसी भी आधार पर अपनी मूल वस्तु पर अधिकार ना होना। तो ये क्या होगा, ये होगा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक उपनिवेशिक देश, उपनिवेशिक राज्य होगा, उपनिवेश देश समझ सकते हो आप, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश द्वारा शासित होने लगे। यानी कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के द्वारा शासित होने लगे तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि अंग्रेजों ने, मैंने अभी आपको बताया था, ये ब्रिटेन है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये ब्रिटेन है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये है कि जो इंडिया आप ये देख रहे हैं एरो का निशान, ये इंडिया से ब्रिटेन की ओर कच्चा माल ले गया जाता है और ब्रिटेन से इंडिया की ओर विनिर्मित माल का गमन करता है, पहुंचाते हैं उसको। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है ये है कि अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल और इंग्लैंड में विनिर्मित माल के बाजार के रूप में स्थापित किया। अर्थात जो अंग्रेजों ने भारत को एक मतलब भारत देश को कच्चे माल और वहां पर अपने यहाँ से लाने वाले विनिर्मित माल के बाजार के रूप में स्थापित किया, यानी कि वहां पे बिक्री हेतु अपने माल को लाना और कच्चे माल को लेके जाना, उस तरीके की अर्थव्यवस्था का यहाँ पे इन्होंने स्थापना की। तो दोस्तों हमारे यहाँ उस समय बहुत अर्थशास्त्री थे, क्योंकि औपनिवेशिकता थी तो यहाँ पे ब्रिटेन के भी जो अर्थशास्त्री थे, साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, वो हस्तक्षेप करते रहते थे। तो मैं एक अर्थशास्त्री थे जॉन सुलिवन का जो कहना था, उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, अर्थात इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था है, वो भारत से सभी अच्छी वस्तुओं को लेके आ जाती है और हमारे यहाँ स्थापित कर देती है। अब उन्होंने किस भाषा में कहा, मैं उनकी आपको परिभाषा बता देता हूँ कि जॉन सुलिवन ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा किनारे से सभी अच्छी वस्तुओं को सोख कर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। अर्थात गंगा नदी, यानी कि भारत के अंदर जो गंगा नदी
आप समझ सकते हैं। और टेम्स जो इंग्लैंड के अंदर नदी थी। दोस्तों ये पूछ लिया जाता है जॉन सुलिवन का कथन कि ये कथन किस अर्थशास्त्री का है। दे देंगे वो आपको 4 ऑप्शन, उसमें आपको चुनना। तो अंग्रेजों ने भारत के अर्थव्यवस्था को एक पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया, अर्थात कंप्लीमेंट्री इकोनॉमी के रूप में विकसित किया। तो दोस्तों अगला पॉइंट है हमारा कि राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में किस व्यक्ति ने किया। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, इसमें आंसर होगा हमारा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय के आकलन के बारे में व्याख्या की। पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी पहले आदमी थे जिन्होंने 1867 में राष्ट्रीय आय का आकलन किया। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक का लेखन किया 1867 में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867। ये पुस्तक लिखी और दादा भाई नौरोजी ने इसमें बताया कि धन का बहिर्गमन सिद्धांत इसमें प्रस्तुत किया और आर्थिक दोहन का सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी इसमें प्रस्तुत की और इसमें बताया कि राष्ट्रीय आय का आकलन किस प्रकार किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति हमारे दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि धन के बहिर्गमन अर्थात धन के निष्कासन को, भारत से जो धन का निष्कासन ब्रिटेन कर रहा था उसको अनिष्टों का अनिष्ट बताया दादा भाई नौरोजी ने। अनिष्टों का अनिष्ट मतलब बुरा होना अर्थात बहुत बुरा होना। दादा भाई नौरोजी ने भारत से होने वाले नेक्स्ट पॉइंट है 1867 और 68 में भारत के प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये प्रति वर्ष थी। अर्थात भारत के अंदर एक व्यक्ति की आय प्रति वर्ष 20 रुपये थी 1867 और 68 में। राष्ट्रीय आय पर जो भारत के हितैषी अंग्रेज थे उन्होंने भी इसमें योगदान दिया। तो डिग्बी, विलियम डिग्बी और रानाडे और आरसी दत्त दादा भाई नौरोजी के सहयोगी अर्थात इसके बाद के राष्ट्रीय आय पर अपने सिद्धांत पारित करने वाले व्यक्ति थे। आरसी दत्त की एक पुस्तक थी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में जो उन्होंने लिखी थी। इसमें दादा भाई नौरोजी के बाद जो ड्रेन थ्योरी थी इन्होंने उस पर चर्चा की और राष्ट्रीय आय के आकलन को इन्होंने देखा और उस पर चर्चा की। तो दोस्तों इसमें अब जो स्थिति थी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, ये लगातार कई वर्षों तक स्थिर थी। मतलब एक ही आय थी। अगर प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है 1867 और 68 में, तो ये 70, 75, 1875, 1876 तक लगातार 20 रुपये बनी रही। तो ये जो स्थिति थी, इस स्थिति को और इसी प्रकार राष्ट्रीय आय भी लगातार एक स्थिर रूप में बनी रही। इस स्थिर रूप में जो बनी रही, इस स्थिति को गतिहीन विकास कहते हैं। अर्थात गतिहीन विकास लगातार स्थिर रहे प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को कहते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।